नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। भारतीय समाज पर इस्लाम का प्रभाव, धार्मिक जीवन पर प्रभाव। इस्लाम एकेश्वरवाद में विश्वास करता था। इस्लाम के प्रभाव के कारण हिंदुओं में भी अद्वैतवाद एवं एकेश्वरवाद प्रारंभ हुआ। कर्मकांडों एवं धार्मिक अंधविश्वासों को दूर करने के लिए हिंदू समाज में सुधारवादी आंदोलन ने जन्म लिया। साधु संतों ने सब धर्मों की समानता और ईश्वर की एकता पर बल दिया। बाह्य आडंबरों एवं छुआछूत के आंदोलन किए गए, मतलब इस छुआछूत और जो आडंबर किए जाते थे उनको बंद किया गया। कई हिंदू धार्मिक संप्रदायों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। कबीर के धार्मिक आंदोलन तथा गुरु नानक के सिख धर्म पर मुस्लिम धर्म का प्रभाव पड़ा। शंकराचार्य ने अपना अद्वैत इस्लाम से ही ग्रहण किया। मुस्लिम प्रभाव को रोकने के लिए हिंदुओं में कठोर धार्मिक नियम बनाए गए। हिंदुओं के भक्ति आंदोलन पर भी इस्लाम का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार मुसलमानों के प्रभाव से हिंदुओं में अद्वैत, मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद, छुआछूत एवं जाति प्रथा की समाप्ति, सुधारवादी आंदोलन एवं समानतावादी आदर्शों का जन्म हुआ। जाति व्यवस्था पर प्रभाव। इस्लाम के प्रभाव से बचने के लिए जाति के नियम कठोर बनाए गए, किंतु दूसरी ओर वे जातियां जिन्हें मुस्लिम शासकों का संरक्षण प्राप्त था, सामाजिक संस्तरण में ऊंची उठ गई। इससे ब्राह्मणों की सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का लगा, तो उन्होंने जाति नियम को कठोर तथा अनुदान बनाया। इसका परिणाम यह हुआ कि कई निम्न जातियों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया और हिंदू धर्म को त्याग दिया। हिंदुओं एवं मुसलमानों के संपर्क के कारण ही कई उपजातियाँ बनी। सामाजिक संरचना पर प्रभाव। मुस्लिम धर्म एवं संस्कृति का हिंदुओं की समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों जैसे परिवार, विवाह, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति आदि पर भी प्रभाव पड़ा। हिंदू संयुक्त परिवार जो समतावादी सिद्धांत पर आधारित था, वे कठोर एक तरफ पनपा, उनमें कठोरता आ गई। जो परिवार था, हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह एवं बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई, क्योंकि वे अपनी लड़कियों के सतीत्व की मुसलमानों से रक्षा करना चाहते थे। लड़कियों की रक्षा के लिए हिंदुओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ और उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया। स्त्रियों को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। सती प्रथा का कठोरता से पालन होने लगा और अंतर विवाह तथा कुलीन विवाह के नियमों के कारण विवाह का दायरा अति संकुचित हो गया। आर्थिक जीवन पर प्रभाव। मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्रत्येक गांव एक पूर्ण स्वतंत्र एवं गणतंत्रात्मक इकाई था और प्रत्येक गांव की अपनी भूमि होती थी। मुसलमानों के शासकों में अस्थायी भूमि व्यवस्था पनपी। ग्राम पंचायतों का महत्व भी घटने लगा। मालगुजारी प्रथा का जन्म हुआ, जिसके अंतर्गत मुसलमान शासकों को भूमि का लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। इस व्यवस्था में ग्रामों का बहुत शोषण हुआ। मुसलमानों ने भारत में दास प्रथा प्रारंभ की, जो वे अपने 7 अरब से लाए थे। बेकार की जाने लगी और अनेक भव्य इमारतों एवं भवनों का निर्माण बेगार के द्वारा किया गया, किंतु मुसलमानों के संपर्क से भारतीय कुटीर व्यवस्थाओं को पुनर्जीवन मिला तथा सूती एवं ऊनी वस्त्रों के निर्माण, रंगाई, छपाई, कागज, वर्धन एवं दस्तकारी उद्योगों के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। मुसलमान शासकों के संरक्षण में विदेशी व्यापार बढ़ा। विलास की वस्तुओं का विदेशों से आयात होता था तथा कृषि उपज, सूती तथा रेशमी वस्त्र, अफीम, नील, जस्ता आदि विदेशों में भेजे जाते थे। सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव। मुसलमानों का हिंदुओं के सांस्कृतिक जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। हिंदुओं ने मुसलमानों के चूड़ीदार, पजामा, अचकन, कुर्ता तथा शेरवानी आदि वस्त्रों को अपनाया। राजपूतों एवं कार्यस्थलों में इस वेशभूषा का अधिक प्रचलन हुआ। हिंदुओं में मुसलमानों के संपर्क के कारण मांस, मछली, अंडा आदि का प्रयोग बढ़ा। उन्होंने अनेक स्वादिष्ट मिठाइयों एवं व्यंजनों जैसे बालूशाही, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, हलवा, इमरती और जलेबी आदि को प्रचलित किया। वैसे इन मिठाइयों में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, कमेंट कीजिएगा। अभिवादन, शिष्टाचार का प्रदर्शन करना, सम्मान के लिए भाषा में विनम्रता एवं प्रेम प्रदर्शित करने वाले शब्दों का प्रयोग करना। मुस्लिम संपर्क के कारण हिंदुओं में स्त्री शिक्षा तो समाप्त हुई, किंतु सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ। साहित्यिक एवं कला पर प्रभाव। मुस्लिम काल में ही संस्कृति एवं उर्दू के संपर्क में प्रचलित खड़ी बोली इन्हीं की ही देन है। यानी जो संस्कृत और उर्दू को मिलाकर जो खड़ी बोली बनी, वो मुस्लिम काल में बनी। उर्दू भाषा भी संस्कृत, अरबी, फारसी एवं तुर्की भाषा के सम्मेलन से बनी हुई है। हिंदी में अनेक अरबी और फ्रांसीसी जो शब्द है, उनसे जुड़े जाने वाले वह समृद्ध शब्द बने। शास्त्रदीप, गीत गोविंद, मिताक्षरा एवं दाय भाग ग्रंथ, जो ये सब की रचना है, वो भी मुगल काल में ही हुई। अनेक संस्कृति एवं मराठी ग्रंथों की रचना भी मुस्लिम बादशाहों के प्रोत्साहन से ही हुआ। मुस्लिम काल में स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत का भी बहुत विकास हुआ। मुसलमानों से ही हिंदुओं ने गुंबज, ऊंची मीनारें, मेहराब एवं तहखाने आदि बनाना सीखा। गुंबजों का प्रयोग हिंदू मंदिरों में किया गया। मनुष्यों, पक्षुओं, वृक्षों, लताओं, पुष्पों एवं पक्षियों के सजीव चित्र बनाना और उनमें सुनहरे, लाल, पीले, नीले, हरे एवं रूहले रंग भरना मुस्लिम संस्कृति की देन ही है। तुर्की और ईरान से आने वाली
च्यूराइड चित्रकारी का हिंदू समाज पर अधिक प्रभाव पड़ा। राम एवं कृष्ण लीला का चित्रमय प्रदर्शन अनेक स्थानों पर इसी काल में द्वारा किया गया। मथुरा के द्वारिकाधीश के मंदिर में कृष्ण लीला का चित्रण च्यूराइड शैली में किया गया। मुस्लिम काल में भी भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुए और ईश्वर शक्ति के लिए संगीत का प्रयोग किया जाने लगा। यानी ईश्वर की जो भक्ति है, भक्ति करने के लिए संगीत का प्रयोग इसी काल में किया गया। मतलब कि मुस्लिम के जो प्रभाव है इसी के कारण किया जाने लगा। वैसे भक्ति काल जो प्रबल हुई मुस्लिम आक्रमणकारों के कारण ही हुई। भजन एवं कीर्तन का प्रचलन बढ़ा। इसी समय विभिन्न प्रकार की रागों, तालों एवं लयों का प्रयोग हुआ। कवाली, तारना व गज़ल, कहना, सितारा व तबला आदि वाद्य यंत्रों, सरपदा, सिल्फा, खानगिरी व ठुमरी आदि रागों, झांझुमरा, आड़ा, चारताल, सुल्फा आदि ताल मुसलमानों की ही देन है। अकबर के दरबारी तानसेन ने दरबारी कन्हाड़ा, मिहल्ला महार, मियान्ना की सारंग आदि नए रागों का आविष्कार किया गया। इसके अतिरिक्त ध्रुपद शैली, विलंबित ख्याल, द्रुतलय आदि भी मुगल काल की ही देन है। भारतीय समाज पर पश्चिम का प्रभाव। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पश्चात अनेक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं औद्योगिक शक्ति कार्य करने लगी। इन शक्तियों ने यहाँ के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को अनेक रूपों में प्रभावित किया। यहाँ पश्चिमीकरण की प्रक्रिया कार्य करने लगी। अंग्रेजों के पास राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति थी, साथ ही अनेक नवीन औद्योगिक, वैज्ञानिक ज्ञान भी थे, महान साहित्य भी था। इन सब से प्रभावित हो उच्च जाति के लोगों ने अंग्रेजों का अनुसरण करना प्रारंभ किया, उनकी प्रथाओं एवं आदतों को अपनाया। यहाँ एक आश्चर्यजनक बात यह है कि अभी तक उच्च जातियों के लोग जिन प्रथाओं, आदतों, भोजन में काम में ली जाने वाली वस्तु, शराब, मांस आदि को बुरा समझते थे, वे सब अंग्रेजों में वो सब प्रचलित था। परंतु अंग्रेजों के पास सत्ता थी, शक्ति थी, ज्ञान था और विज्ञान का भंडार था। अंग्रेज जातीय संसरण की प्रणाली में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए थे और ब्राह्मणों का स्थान द्वितीय हो गया। जहां निम्न जातियां अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से उच्च जातियों और ब्राह्मणों के जीवन के ढंग को अपनाने लगी, वहां ब्राह्मण तथा कुछ अन्य उच्च जातियों के लोगों ने अंग्रेजों के जीवन के ढंग को अपनाने में तत्परता दिखाई। इस प्रकार देश में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। लोग शीघ्र ही समझ गए कि शासन और सत्ता से संबंधित लाभ उसी समय मिल सकता है जब अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की जाए तथा अपने को अंग्रेजियत के रंग में रंग लिया जाए। परिणाम यह हुआ कि लोगों के रहन सहन, ढंग, वेशभूषा, खान पान, तौर तरीके या समग्र रूप में जीवन का ढंग ही बदल गया। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप तार्किक दृष्टिकोण का विकास हुआ तथा ज्ञान, विज्ञान एवं नवीन प्रौद्योगिकियों का प्रसार हुआ। तो यहाँ पे आज भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जो ये चैप्टर है ये खत्म हो रहा है। धन्यवाद।